जी, ब्रेक से आगे वापस आपको कहेंगे एक बार फिर से खुशामदीद और बात करेंगे कि अमेरिका और ईरान की जंग की वजह से आपको पता है कि पाकिस्तानी जो मईशत है वो शदीद मुश्किलात का शिकार होती नज़र आ रही है और मुसलसल हम देख रहे हैं कि महंगाई पे महंगाई होती जा रही है। उससे बढ़कर ये कि तेल की बढ़ती हुई जो कीमतें हैं, मुल्क में महंगाई की शरह उसने बढ़ा दी है। अप्रैल के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पाकिस्तान का तिजारती खसारा बढ़ रहा है। अप्रैल में तिजारती खसारा 4 अरब डॉलर से बढ़ गया है। अप्रैल में महंगाई डबल डिजिट में चली गई है, जबकि महंगाई मई में मजीद बढ़ने का खदशा है। अगर इसी तरह जंग जारी रहती है और अमन नहीं आता, तेल की कीमतें बढ़ती रहीं, तो फिर पाकिस्तान के लिए मजीद मुश्किलात बढ़ सकती हैं, क्योंकि अगर अमन ना आया और जंग की वजह से दुनिया में रिसेशन बढ़ा तो पाकिस्तान की तरसीलात ज़र में कमी आने का बहुत ज़्यादा खदशा। ये सूरत हाल पाकिस्तानी मईशत के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज साबित हो रही है। सवाल ये है कि अगर ये सूरत हाल रही तो क्या आम आदमी के लिए गुजारा मुमकिन है? इसी पर बात करेंगे। और क्या पाकिस्तान एक और माशी दबाव सहने के लिए तैयार है या सह पाएगा? इस पर बात करेंगे। हमारे साथ हैं हारून शरीफ साहब, सीनियर तजियाकार हैं, माहिर मईशत हैं। इनसे मिलते हैं और जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम हारून साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? सुबह खैर। तो बखैर जी, गुड टू सी यू। थैंक यू सो मच हारून साहब। पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले सादा अल्फाज में ये बताएं, अमेरिका ईरान जो कशीदगी है उसका पाकिस्तानी मईशत के लिए कितनी खतरनाक सूरत हाल पैदा कर रही है? जी, बहुत संजीदा चैलेंजेस आ गए हैं। ये अभी फ्यूचर के नहीं है, ऑलरेडी जी। हो गया डैमेज। जैसे आपने कहा, जो रोज़मर्रा की अशिया की कीमतें हैं वो 14 से 30% तक बढ़ गई हैं। जी। जो ट्रांसपोर्ट के किराए हैं, चाहे जहाज़ का हो, बसों का हो, उसके अंदर 37 से 40% तक इजाफा दिखाई दे रहा है। जबकि क्योंकि मईशत ग्रो नहीं कर रही, तो आपकी इनकम तो वहीं की वहीं है। जी। तो इसको हम कहते हैं कि आपकी खर्चने की सलाहियत इरोड हो रही है एवरी डे। जी। तो जब आपकी सलाहियत कम होती है, तो फिर फैमिली जो हाउस होल्ड्स हैं, आम अल्फाज में, वो चॉइसेस करते हैं कि क्या चीज़ आपकी तरजीह है, कहाँ बिल्कुल। खर्चना है, कहाँ नहीं खर्चना है। आम तौर पे हेल्थ और एजुकेशन के ऊपर खर्चा कम कर दिया जाता है, क्योंकि इसेंशियल आपको डे टू डे रहने के लिए जो चाहिए होता है, आप उस पे चले जाते हैं। जी। ये जो वॉर है, इसके तीन, मैं बिल्कुल मुख्तसर अल्फाज में, मेजर इम्पैक्ट्स दिखाई दे रहे हैं। देखिए, हमारा एक तो गल्फ के अंदर जो टेंशन है आपस में भी उनकी ममालिक की, और जो उसके ऊपर इनसिक्योरिटी आ गई है, हमारा सेकेंड लार्जेस्ट गल्फ का ट्रेडिंग पार्टनर विद इन गल्फ यूएई है। जी। तो यूएई के प्रेशर्स की वजह से हमारी एक्सपोर्ट्स गिर सकती हैं, हमारी तरसीलात ज़र नीचे जा सकती हैं, और इवेंचुअली फिर ये होगा कि जो बाकी दुनिया के ममालिक जो कि स्लो डाउन हो रहे हैं, उससे भी हमारी जो एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स में कमी आ सकती है। आपने जिस खसारे की बात की, जी। इसको अगर 12 से मल्टीप्लाई करें तो इसका मतलब है कि एक माह का 4 अरब डॉलर है, तो आप इस वक्त तकरीबन 48 से 50 अरब डॉलर का खसारा इस साल देख रहे हैं, ट्रेड डेफिसिट जिसे हम कहते हैं। जी। इससे करेंसी पे बहुत प्रेशर आएगा, क्योंकि आपकी करेंसी की डिमांड जो है वो कम हो जाएगी और डॉलर की डिमांड ऊपर चली जाएगी। जी। अच्छा हारून साहब, अभी आपने जब करेंसी का जिक्र किया तो इंटरेस्ट रेट जो है वो बढ़ा है, तो उसको भी तो ये करेंसी जो है उसे होल्ड करने के लिए, ताकि करेंसी जो है वो मजबूत रहे, इसलिए बढ़ाया गया है। क्या कहेंगे, थोड़ा सा इस पे बात कर लें हम? जी, जो इंटरेस्ट रेट मेनली बढ़ाया गया है वो करेंसी से उसका कम लिंक है। उसका लिंक ज्यादा जो है वो महंगाई से है, कि जब आप इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं तो लोग, थ्योरी ये कहती है कि आप कम बोरो करते हैं, हम्म। तो मनी सप्लाई गिर जाता है। जब मनी सप्लाई गिर जाता है तो चीजों की डिमांड गिर जाती है, जी। क्योंकि आपके पास पैसे कम होते हैं। लेकिन पाकिस्तान में ये आर्गुमेंट 100% होल्ड नहीं करता, कि पाकिस्तान के आम लोग कर्ज पे नहीं रहते हैं। जो बिल्कुल। लोग बैंक से कर्ज ही नहीं लेते हैं, उनको इंटरेस्ट रेट से फर्क कम पड़ता है, लेकिन कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ जाती है, बिकॉज कंपनियों ने कर्ज लिया जी। होता है। हम्म। जो डॉलर के ऊपर, डॉलर रुपी पैरिटी जिसको हम कहते हैं, वो एक्सपोर्ट से ताल्लुक है। अगर आपकी एक्सपोर्ट नहीं हो रही है, तो उसको दुनिया की मंडियों में कंपेटिटिव करने के लिए रुपए की कीमत गिराई जाती है, कि आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाए और आप इसको मजीद एक्सपोर्ट कर सकें। तो जैसे सही। आपने ट्रेड डेफिसिट की बात की, अगर हमारी एक्सपोर्ट, क्योंकि ये जो इस वक्त दुनिया के अंदर स्लो डाउन है वो हमारा तो कसूर नहीं है, लेकिन ग्लोबल हालात हैं। तो बिल्कुल। कैसे हम एक्सपोर्ट करेंगे, जबकि यूरोपियन यूनियन ने एक बहुत बड़ा कंसेशनरी एग्रीमेंट इंडिया से कर लिया है, टैरिफ रिडक्शन का। सो उसकी वजह से एक्सपोर्ट को कंपेटिटिव करने के लिए
रुपी के ऊपर प्रेशर आता दिखाई दे रहा है। अच्छा, अभी जिस तरह आपने भी ज़िक्र किया और मैं भी यही बता रही थी कि भई अब आने वाले महीने जो हैं और मुश्किल तरीन होते जा रहे हैं। मई का महीना, मई में हम बैठे हुए हैं इस वक़्त और हम देख रहे हैं कि वाक़ई पेट्रोल की प्राइसेज़ हाई होती चली जा रही है। तो जो आम आदमी है उसके लिए अगले 3 से 6 माह जो है कितना मुश्किल हो जाएगा गुज़ारा करना, कुछ आइडिया हमें दे सकते हैं आप? जी, आम आदमी को बड़ा अपना तर्ज जिंदगी बदलना पड़ेगा अगला पूरा साल, कम अज कम, इफ नॉट लॉन्गर। देखिए, इस वक्त बिजनेस एज यूजुअल नहीं चल सकता। हुँ, देख, आपके जो अखराजात हैं वो आपकी जिसको कहते हैं ना, चादर से बहुत ज्यादा है। और इस वक्त जो आगे का फ्यूचर भी अनसर्टन है। मजीद आपकी यूटिलिटी बिल्स के अंदर, चीजों के अंदर चीजें बढ़ सकती हैं। और अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस और बढ़ता है तो हुकूमत के पास ऑप्शंस तो कम हैं, क्योंकि हम लोग तो टैक्स बेस भी नहीं बढ़ाते। तो उस चक्कर में हमारा जो लोग हैं, हमें अपनी जैसे सिंपल चीजें जो दुनिया करती है, कि अपनी कार पूलिंग, जी, कम बाहर निकलें, पेट्रोल बचाएं, इसेंशियल्स के लिए बचत करें, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज के लिए अगर हाउस होल्ड के सब लोग काम नहीं करते तो उनको कोई ना कोई इनकम रिलेटेड काम करना पड़ेगा। क्योंकि प्रेशर्स अब एक एक हाउस होल्ड के बंदे के ऊपर या दो के ऊपर इतने हैं कि चलाना जो मतवसत तबका है उसमें मुश्किल दिखाई जी। देगा। हारून साहब, जहाँ आप कह रहे हैं कि आप पूरे जो आपका घर है, फैमिली, ज़ाहिर-सी बात है ज़्यादातर आजकल यही देखा जा रहा है फैमिली में अगर 4 मेंबर हैं तो वो सब के सब जॉब कर रहे होते हैं। लेकिन अगर ये सिलसिला जंग का सिलसिला इस तरह चलता रहा और ये तमाम हालात रहे तो आपको लगता है कि पाकिस्तान में बेरोज़गारी और बढ़ेगी और उसके साथ-साथ ये जो हमारे यहाँ तरसीलात ज़र है, इस पे भी असर पड़ सकता है? जी, बेरोजगारी बढ़ रही है, गुर्बत में इजाफा हो रहा है, क्योंकि ऑलरेडी तकरीबन 70 से 80 मिलियन लोग गुर्बत की सतह के नीचे हैं। जी, जो लोअर मिडिल इनकम लोग हैं, जिनको हम वल्नरेबल कहते हैं, जो इस तरह के शॉक्स को सह नहीं सकते, उनको सपोर्ट करने के लिए हुकूमत के पास कोई इदारा जाती तरीका अभी नहीं है। जी, तो इसकी वजह से उनके ऊपर प्रेशर ज्यादा है। देखें ना, गरीब को तो आप बीआईएसपी से करते हैं, लेकिन जो मिडिल इनकम, फिक्स्ड इनकम, लो सैलरी आदमी है, उसके पास तो अभी हुकूमत के पास कोई तरीका टारगेटेड सब्सिडी का नहीं है। तरसीलात जर से बहुत से घराने चलते हैं। बेशक। तो ये जो मैंने यूएई की खास तौर पे बात की, उसी से लिंक थी जी, कि जब उनको पैसा नहीं आएगा, बल्कि आई डोंट इवन ओवर रूल के एक रिवर्स माइग्रेशन भी हो सकती है। अगर उन ममालिक में अपॉर्चुनिटीज नहीं है तो बहुत से लोगों को शायद वापस आना पड़े। तो हुकूमत को इस वक्त चाहिए कि एक पूरी टीम ना सिर्फ इन चीज़ों पे काम करे, बल्कि आपके साथ, लोगों के साथ हर हफ्ते कम्युनिकेट करे कि उसके लिए क्या सोचा जा रहा है। अभी कम्युनिकेशन पीस डील और आईएमएफ के आगे जा नहीं रही है। देखिए ना। जी। सो असल जो लोगों का पीपल सेंट्रिक मसाइल है, उसके ऊपर एक बड़ी डेडिकेटेड, आई एम श्योर सम पीपल आर वर्किंग, लेकिन कम्युनिकेट नहीं हो पा रहा है। जी। अच्छा, हारून साहब, अभी आपने खुद भी हुकूमत का ज़िक्र किया और आप खुद भी ये बात कर रहे हैं कि भई कम्युनिकेट करना चाहिए। लेकिन आपके नज़दीक कोई और ऑप्शंस हैं हुकूमत के पास फौरी रिलीफ़ देने के लिए, इन हालात से निपटने के लिए? जी, मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं। देखिए, इस वक्त हुकूमत को एक तो रियलिस्टिक होना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए। हमें अपने जो मेगा प्रोजेक्ट्स हैं, जो सड़कें बनाते हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर करते हैं, उनको शेल्व कर देना चाहिए एक साल के लिए। और उससे जो पैसा बचता है उसको आप इस मुतवसत तबके को ट्रांसफर करने के लिए कोई इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म बनाएं। क्योंकि ये अनयूजुअल टाइम है। अगर इसको आप नॉर्मल टाइम की तरह ट्रीट नहीं कर सकते हैं, देखिए ना जी, उसी तरह पार्ट लोग देखते हैं विजिबल के जी, प्रोटोकॉल भी वही है, पार्टियां भी वही हो रही हैं, एलिट्स जो है, किसी रेस्टोरेंट में जगह नहीं मिलती है। तो जो ऊपर का तबका है उसका मुझे एक डिस्कनेक्ट दिखाई देता है आम आदमी की ट्रबल से। बिल्कुल, हमें अभी वो उन आप ये बात जब कह रहे थे ना हारून साहब कि भई आम आदमी को ये सोचना चाहिए, सब लोगों को ये सोचना चाहिए कि किस चीज़ को जो है प्रायोरिटी दें, किसको नहीं दें। तो मेरे ज़हन में ये सारी बातें आ रही थी। आज भी मैं उसी तरह ट्रैफ़िक जैम में फँसी हुई होती हूँ, घंटों फँसी रहती हूँ। रेस्टोरेंट जाऊँ तो एब्सोल्युटली। वही रश होता है, कहीं पे मॉल में चली जाऊँ तो वो उसी तरह सब कुछ मिल रहा होता है। तो मुझे नहीं पता चलता कि वाक़ई ये जो बातें हम कर रहे होते हैं यहाँ बैठ के, क्या एनर्जी क्राइसिस वाक़ई हैं? अगर हैं तो क्या फ़ील नहीं हो रहा हमें, या हम सीरियस नहीं ले रहे हैं इसको? जी, हम संजीदा नहीं है। देखिए ना, जो 1% तबका अफोर्ड करता है, वो अपना तर्ज जिंदगी बदलने पे तैयार नहीं है और राइट। अपनी वेल्थ को और टाइम को रीडिस्ट्रीब्यूट करने पे तैयार नहीं है।
दैट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, क्योंकि हम जो प्लाइट ऑफ द कॉमन मैन, और नंबर्स हमें बताते हैं, ये हम कोई हवा में बात नहीं कर रहे। जी। तो जब उसकी प्लाइट के ऊपर एम्पथी नहीं है, और अभी जो हुकूमत है वो भी अपनी कुछ सादगी की रवश देखे ना, क्यों नहीं वो 2000 सीसी की गाड़ियां बैन कर देते? क्या क्या मत आ जाएगी अगर हमारे एमएनएज एमपीएज लैंड क्रूजर्स में नहीं आएंगे, बिल्कुल। आपका जो पेट्रोल बचेगा उससे आप टारगेटेड सब्सिडी देके तकरीबन 1 लाख मोटरसाइकिल को फंड कर सकते हैं। जैसे मैंने अर्ज किया, अपने बड़े प्रोजेक्ट्स रोक दीजिए, बिल्कुल। हुकूमत का साइज कम करें, प्राइवेट सेक्टर को इनकरेज करें कि जी मुश्किल वक्त है, लेट्स हम्म। पार्टनर एंड हेल्प आउट पीपल। प्राइवेट सेक्टर कोई अलहदा नहीं है, वो भी इसी मुल्क से कमाता है। तो बिल्कुल। आपको जो कमा रहे हैं इतना ज्यादा, जो प्रॉफिटेबल इदारे हैं, दे शुड कफ अप नाउ कि भाई जिनसे कमाया उनकी हेल्प आउट करें। इसलिए एक डेडिकेटेड फंड बनाना चाहिए जिसमें ये पैसा जाए, और वो फिर टारगेटेड सब्सिडीज को डिजाइन करें। जी। और ये इस वक्त सब्सिडी का टाइम है, इवेंचुअली तो हमें इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी पैदा करनी है, क्योंकि मुल्क हैंडआउट्स पे तो नहीं चला करते। लेकिन ये अभी करंट सूरत हाल को डील करने के लिए एक बहुत इफेक्टिव टारगेटेड सब्सिडीज का प्रोग्राम की जरूरत है। जी, हारून साहब, लास्ट में आपसे जानना चाहूँगी कि आपको लगता है कि ये बहरान आर्ज़ी है या फिर अभी हमें लंबे अरसे के लिए इसके लिए तैयार रहना चाहिए? हमें लंबे अरसे के लिए तैयार रहना चाहिए। अगर बहरान बढ़ जाए तो हुँ। बहुत बुरा है, हमें उसके लिए वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए तैयारी करनी है। लेकिन अगर ये एक आध माह में कोई सेटलमेंट की तरफ भी जाता है, तो क्रैक्स तो आ चुके हैं ना, सप्लाई लाइंस में, हुर्मुज में, गल्फ में, इकोनॉमीज के ऊपर, जी। इन्फ्लेशन पर, उसको फिर दोबारा से रिवर्स करने के लिए बहुत लंबा अरसा लगता है। उसके लिए बहुत सीरियस थिंकिंग, बहुत सीरियस लोग चाहिए। जो मैं यही कह रहा हूं कि ये बिजनेस एज यूजुअल नहीं है सबके लिए। जी। तो इसके ऊपर तो मिल बैठना चाहिए, और हम बड़े लकी हैं कि अभी हम डायरेक्ट वॉर में नहीं है। लेकिन आप देखिए, हम अफगानिस्तान बॉर्डर पे हमारा अपना कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। सो वी नीड टू सी के अगर आप स्टेबिलिटी नहीं लाएंगे तो कोई इन्वेस्ट नहीं करेगा महानूर, और बिल्कुल। लोकल इन्वेस्टर भी हाथ रोक के बैठे हुए हैं। एग्ज़ैक्टली। बहुत शुक्रिया हारून साहब हमारे साथ है, जो बात कर रहे थे कि पाकिस्तान का जो तजारती ख़सारा है वो $4 अरब से बढ़ गया है। इस पे पाकिस्तान जो इस वक्त शदीद मुश्किलात का शिकार है, ख़ास तौर से आम आवाम जो है महंगाई का शिकार है, और इस पे किस तरह कंट्रोल करना है, तमाम तजावीज़ वो दे रहे थे। यहाँ लेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं, रहिएगा।